कुछ कहानियाँ जो हमेशा दिमाग पर छाप छोड़ने का काम कर देती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही किस्से यानी कि कुछ ऐसे ही मोड़ हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो ये कहानी आपके लिए एकदम बेस्ट है। इस कहानी को शुरुआत से आखिर तक ज़रूर सुने। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सागर आप सभी का स्वागत करता हूं द हिंदी हॉरर शो के इस भयानक और दिल दहला देने वाली कहानी में। यकीन माने आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। मेरा नाम विनोद है। जैसे कि मैंने कहा, खेतीबाड़ी हमारा मुख्य जरिया है, लेकिन छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए मुझे शहर में नौकरी करनी पड़ती है। कुछ दिन की छुट्टियां लेकर मैं अपने गांव आया था। गांव की सादगी और ताजगी मेरे मन को बहुत सुकून देती है। यहाँ एक और ख़ास रिवाज है, तालाब में मछली पकड़ना। एक रात मेरे पिताजी गांव के पुराने तालाब में मछली पकड़ने गए। अगली सुबह जब वो लौटे तो उनकी टोकरी में बड़ी बड़ी मछलियां भरी हुई थी। यह देखकर मेरा मन भी मचल उठा। क्यों ना मैं भी एक रात मछली पकड़ने जाऊं। पिताजी ने पहले तो मना किया, बोले रात के वक्त वह तालाब ठीक नहीं है, लोग कहते हैं वहां कुछ है। मैं हंस पड़ा। कुछ मतलब भूत प्रेत। पिताजी ये सब सुनकर कहते हैं शहर में हंसी का विषय होता होगा, लेकिन यहां पर नहीं। पिताजी ने गंभीर होते हुए कहा, शहर में चाहे जो हो, लेकिन यहाँ हर बात के पीछे कोई सच छुपा है। उस तालाब में दशकों पहले कुछ अजीब हुआ था, लेकिन तू मानेगा नहीं। जिद तो जैसे मेरी फितरत में थी। मैंने ठान लिया कि अगली रात को मैं खुद जाऊंगा उस तालाब में। मैं एक टॉर्च, एक छोटी जाल और कुछ खाना लेकर चुपचाप निकल पड़ा सीधे तालाब की ओर। तालाब के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बादल थे। चांद कुछ देर के लिए बादलों में छुपा हुआ था। मैंने अपना जाल पानी में डाला और इंतज़ार करने लगा। अचानक पानी की सतह पर हलचल हुई। एक बड़ी मछली जाल में फंसी थी। खुश होकर जैसे ही मैं जाल खींचने लगा, पानी में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, किसी और के कदमों की आवाज़, लेकिन वहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब दोबारा पानी की ओर देखा तो जाल में फंसी मछली गायब थी। उसी जगह एक सफ़ेद रंग की झिलमिलाती चीज पानी में तैर रही थी। और तभी मेरे पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्यों आए हो मेरी मछलियां चुराने? वो फुसफुसाहट इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ खोल कर किसी ने मेरे कान में डाल दिए हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं झिंगुरों की आवाज आ रही थी। मैंने खुद
को समझाया। शायद हवा का बहाव होगा या मेरी थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। पर जब मैंने दोबारा पानी की ओर देखा तो मेरी सांसें अटक गई। तालाब के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। एकदम स्थिर निर्विकार थी वो, यानी कि एकदम एक कहते हैं ना कि एक मोम का पुतला जैसे सामने रख दो, वैसे बस उसके चेहरे पर कोई भाव ना हो, इस तरीके से वो खड़ी थी। पानी घुटने तक पहुंच रहा था उसके, मगर वो डूब नहीं रही थी, ना ही कोई लहर उससे टकरा रही थी। वह स्थिर एक जगह पर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने डरते हुए टॉर्च की रोशनी उसके ओर फेंकी और वो गायब हो गई। मेरे पसीने छूट गए। मैंने जाल वहीं छोड़ दिया और तेजी से घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचा तो देखा पिताजी चौकी पर बैठे थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक लोटा पानी का मेरी ओर बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, वो दिखी थी ना तुझे? पिताजी ने बिना मेरी बात सुने ही पूछा। मैंने भी सिर हिला दिया हाँ कहते हुए, और पिताजी से मैंने पूछा, कौन थी वो? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वो इस तालाब की रक्षक थी और अब उसकी आत्मा इस तालाब की रक्षा कर रही है। वर्षों पहले एक लड़की की इस तालाब में बलि दी गई थी। कहते हैं उसने अपने प्राणों से इस तालाब को किसी श्राप से बचाया था, पर बदले में खुद ही बंध गई। अब हर रात वो अपने हिस्से की मछलियां लेती है और जो उसके जाल में हस्तक्षेप करता है वो उसे जिंदा नहीं लौटने देती। मैंने जैसे ही पिताजी को पूछा, फिर मैं बच कैसे गया? पिताजी बोले, शायद उसने तुझे चेतावनी दी है, अगली बार वो मौका नहीं देगी बचने के लिए। मैंने तय किया मैं दोबारा उस तालाब के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तालाब के पास रहने वाले एक बुजुर्ग मछुआरे रामू काका की लाश उसी जगह पाई गई जहां मैं पिछली रात बैठा था। उसकी आंखें खुली थी जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। रामू काका की मौत ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। लोग धीरे धीरे तालाब के पास जाना भी बंद कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आत्मा कौन थी? क्यों मुझे माफ किया उसने? लेकिन क्या रामू काका को उसने सच में मार दिया? और क्या वही कारण बनी रामू काका की मौत की? मैंने पिताजी से फिर पूछा, क्या कोई ऐसा है जो उस आत्मा के बारे में ज्यादा जानता हो? पिताजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पुराने मंदिर में पंडित त्रिलोचन बाबा, उन्हें बहुत सी पुरानी बातें याद हैं, लेकिन वे अब किसी से मिलते नहीं, अकेले ही रहते हैं। अगर तू सच जानना चाहता है तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अगली सुबह मैं मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर गांव से बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था, बंजर और वीरान। वहां पहुंचकर
मैंने देखा अंदर धूप जल रही थी, यानी कि कोई तो है अंदर। मैंने आवाज लगाई, त्रिलोचन बाबा, त्रिलोचन बाबा। कुछ देर बाद एक बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए बाहर आए। लंबी जटाएं, धुंधली आंखें और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। मैं जानता था तू आएगा, उन्होंने कहा। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूं? बाबा मंद हंसी हंसते बोले, जिसने रक्षक आत्मा को देख लिया वो कभी सामान्य नहीं रह पाता। वो तुझे चुन चुकी है बेटा। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये तेरी किस्मत बन चुकी है। मैंने पूछा, कौन है वो आत्मा? बाबा ने भीतर से एक पुरानी धूल से सनी किताब निकाली। उनके पन्ने पीले और शब्द हाथ से लिखे हुए थे। उसका नाम भानुमति था। बाबा ने जैसे ही उस किताब को खोलकर सारी बातें बताना शुरू किया। बाबा ने कहा, उसका नाम भानुमति था। एक ब्राह्मण कन्या जिसे गांव वालों ने पानी के देवता को खुश करने के लिए बलिदान कर दिया था। पर असली कारण कुछ और ही था। वो लड़की शुद्ध थी, मगर गांव के कुछ जमींदारों की बुरी नजर थी उस पर। जब उसने विरोध किया तो उसे अपवित्र कहकर तालाब में डुबा दिया गया। मरते वक्त उसने कहा, मैं इस पानी की रखवाली करूंगी जब तक न्याय ना मिले। मैं वहीं खड़े स्तंभ रह गया। तो अब क्या होगा? क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, हां, इसके लिए तुझे वापस उसी रात जाना होगा जब उसका बलिदान हुआ था। मैंने पूछा, यह संभव है? पुरानी आत्माएं कुछ रीतियों से समय के दरवाजे खोल सकती है। मैंने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूं। बाबा बोले, कल अमावस्या की रात है। उस रात जब तू तालाब पर जाएगा तो ध्यान रखना, सिर्फ देखने जाना है, हस्तक्षेप मत करना, वरना तू भी उसी समय का एक हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। अमावस्या की रात चारों ओर घना अंधेरा, हवा भी जैसे रुकी हुई थी। मैंने त्रिलोचन बाबा के बताए अनुसार एक काली माला पहनकर, माथे पर भस्म लगाकर तालाब के पास पहुंचा। हाथ में उन्होंने दी एक नीम की लकड़ी की छड़ी। मंत्र की पंक्ति भी दी थी उन्होंने, काल द्वारम पातु माँ भूतपूर्वी छायाय। काल द्वारम मातृ माँ भूतपूर्वी छायाय। तालाब शांत था, पर जैसे ही मैंने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, पानी की सतह पर एक लहर उठने लगी। एक चक्र बनता गया और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं वहीं तालाब के किनारे खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। तालाब नया लग रहा था, साफ और उजाला। उसके पास लोग थे, बहुत सारे लोग। मुझे समझ आ गया मैं भूतकाल में आ चुका हूं। चारों ओर मंत्रोच्चारण हो रहा था। एक लड़की को सफेद साड़ी में बांधकर तालाब की ओर ले जाया जा रहा था। उसका चेहरा मासूम था, पर आंखों में ज्वाला थी। वही थी भानुमति, वही थी भानुमति।
वो चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है, मुझे छोड़ दो। पर पंडित और गांव के बुजुर्ग उस पर आरोप लगा रहे थे, इसने पानी के देवता को अपवित्र किया है, अब इसकी बलि ही गांव को सुख देगी। भीड़ में खड़े जमींदारों के चेहरे पर मुस्कान थी, घिनौनी और सातिर मुस्कान। मैं कुछ बोलना चाहता था, दौड़ना चाहता था, लेकिन त्रिलोचन बाबा की चेतावनी याद आई, हस्तक्षेप मत करना। भानुमति को तालाब में धकेल दिया गया। जैसे ही वो डूबी, उसके मुख से एक श्राप निकला, मैं लौटूंगी न्याय के लिए, हर उस आत्मा को बुलाऊंगी जो मुझ जैसी थी। और तभी मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा और मैं फिर से अपने समय में लौट आया। मैं जमीन पर गिरा हुआ था और आसमान में चांद निकल चुका था। तालाब के पास कोई नहीं था, लेकिन पानी की सतह पर वही चेहरा दिखाई दे रहा था। वो भानुमति का चेहरा था। उसने मेरी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराई। अब तो जानता है, अब न्याय तुझे ही दिलाना होगा मुझे। भानुमति की आत्मा की मुस्कान अब मेरे जहन में गूंजने लगी थी। कुछ बदला था, न सिर्फ मेरे अंदर बल्कि पूरे गांव के माहौल में भी। अगली सुबह गांव में मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगी। कुएं का पानी लाल हो गया था। तालाब के पास रहने वाली बकरी अचानक मृत पाई गई। उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। गांव वालों में डर फैलने लगा। वो विस्पर करने लगे, भानुमति लौट आई है। मैंने त्रिलोचन बाबा को सब बताया, भूतकाल, बलि और वो वचन। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोले, अब आत्मा शांत नहीं है, उसने तुझे चुना है, अब तुझे उसका अधूरा काम पूरा करना होगा। मैंने पूछा, क्या करना होगा? बाबा ने एक पुराना नक्शा निकाला। तालाब के दक्षिण में एक प्राचीन गुफा है। कहते हैं वहीं पर जमींदारों की असली साजिशें रची जाती थी। वहाँ दस्तावेज है, साक्ष्य है, और वो सब मिल जाए तो सच्चाई को सबके सामने लाया जा सकता है और आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि भानुमति की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैंने साहस जुटाया और एक मशाल लेकर उस दिशा में निकल पड़ा। घने जंगल के बीच सूखे पेड़ों और टूटे पत्थरों को पार करके मैं गुफा तक पहुंचा। गुफा का मुंह सांप की तरह संकरा और अंधकारमय था। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, मानो कोई चेतावनी दे रही हो। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, लाल रंग में जैसे खून से बने हो। गुफा के अंतिम छोर पर एक पत्थर का बक्सा रखा था। जैसे ही मैंने उसे खोला, भीतर ताम्र पन्नों पर खुदी घटनाएं थीं। भानुमति का अपमान, जमींदारों की साजिश और उन लोगों की सूची जिन्होंने उसे मारने का आदेश दिया था। पर तभी पीछे से किसी की सांसों की आवाज आई। मैं मुड़ा और मैंने देखा
गांव के वर्तमान के सरपंच, जो उन्हीं जमींदारों की पीढ़ी से था। उसने मेरी ओर बंदूक ताना और कहा, तूने जो देखा वो बाहर नहीं जाना चाहिए। गुफा के अंधेरे में सरपंच की आंखों में वो वही घमंड था जो मैंने अतीत में भीड़ में जमींदारों की आंखों में देखा था। उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने जो किया वो राज था और राज राज ही रहना चाहिए। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की, गुफा के दीवार हिलने लगे। तालाब का पानी गुफा के अंदर बहने लगा। वही तालाब का पानी जो सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं बल्कि भानुमति की आत्मा का विस्तार बन चुका था। सरपंच ने चिल्लाकर कहा, क्या कर रहा है तू? ये सब पागलपन है। लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही नहीं था, मेरे पीछे भानुमति की आत्मा थी। पानी से उठता धुआं जैसे किसी आकृति का रूप ले रहा था। भानुमति सफेद साड़ी में जल में चमकती आंखों के साथ सरपंच की ओर बढ़ी। सरपंच ने फायर किया, लेकिन गोली धुएं में समा गई। भानुमति की आत्मा ने उसकी ओर इशारा किया और तभी सरपंच की आंखें चौड़ी हो गई। उसने वही सब कुछ देखना शुरू किया जो भानुमति ने सहा था। बलि, अपमान और अन्याय। वो जोर जोर से चीखने लगा, माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। भानुमति बोली, गुनाह वंश से भी चलता है और प्रायश्चित से भी। एक पल में सरपंच वही गुफा में गिर पड़ा, बेहोश या शायद मृत्यु। पानी पीछे हट गया, आत्मा अब शांत थी। मैंने वो ताम्रपत्र और सबूत उठाए और बाहर आ गया। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत में वो सारा इतिहास सबके सामने रखा गया। भानुमति की कहानी पहली बार सत्य की तरह स्वीकार की गई। सरपंच की मौत को दिल का दौरा बताया गया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि ताकतों की चेतावनी थी यह। तालाब अब भी वही था, शांत, पर अब डरावना नहीं था। एक रात मैंने भानुमति को फिर देखा। वो तालाब के किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, शांति थी। उसने मुझसे कहा, धन्यवाद विनोद, अब मेरा जल पवित्र है। और धीरे धीरे वह जल की रोशनी में बढ़ते गई और वहां से गायब हो गई। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट कर कर बताएं। और आपको इसी तरीके की और भी कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ द हिंदी हॉरर शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ ही है जो हमें और काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।